हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। इससे पहले ऑफलाइन क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि टैक्सेस होते क्या हैं, टैक्सेस लगाने के पीछे गवर्नमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और एक बेहतर टैक्सेशन सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। आज हम उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा सिंगल एंड मल्टीपल टैक्सेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक फॉर्म क्या हो सकती है, सिंगल टैक्स की और एक मल्टीपल टैक्स की। सिंगल टैक्स का मीनिंग क्या है कि या तो इनकम पर टैक्स लगाया जाए या एक्सपेंडिचर पर टैक्स लगाया जाए। अगर इनकम पर टैक्स लगाया जा रहा है तो किसी भी प्रकार का, ये देखिए यहाँ पे, एक्सपेंडिचर टैक्स नहीं होगा। और अगर एक्सपेंडिचर पर, खर्च पर कर लगाया जा रहा है तो इनकम पर कर नहीं लगाया जाएगा। एक ही प्रकार का जो कर है वो अर्थव्यवस्था में प्रिवेलिंग होगा। नेक्स्ट है मल्टीपल टैक्सेशन। मल्टीपल टैक्सेशन में हम क्या कह रहे हैं, इनकम टैक्स भी, एक्सपेंडिचर टैक्स भी, सेल्स टैक्स भी, ये सभी एक साथ लगाए जाते हैं। इस सिस्टम के बारे में जो मेरिट्स हैं वो क्या क्या हैं, एक तो ये प्रैक्टिकल है, वास्तव में सभी अर्थव्यवस्थाओं में इसको अडॉप्ट किया जाता है। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब इसके हेल्प से ज़्यादा गवर्नमेंट फ्लेक्सिबिलिटी ला सकती है अपनी आय में। कर के माध्यम से जो आय एकत्रित कर रही है उसको कम ज्यादा किया जा सकता है। एक्सटेंसिव है, इससे बड़ा एरिया कवर होता है, इनकम के सेंस में भी और एक्सपेंडिचर के सेंस में भी। और प्रैक्टिकल तो ये है ही, हम बात कर रहे हैं कि सभी कंट्रीज में इसको लागू किया गया है। इससे क्या होता है, इक्वेलिटी आती है, समानता आती है, सोशल जस्टिस को बढ़ावा मिलता है। ये सभी इस प्रकार के सिस्टम की विशेषताएं हैं, मेरिट्स हैं। इसकी जो है, हम ये भी कह सकते हैं कि ये इसलिए भी बेहतर है क्योंकि एक व्यक्ति डिफरेंट सोर्सेज से आय एकत्रित करता है, अर्जित करता है, और बहुत से गुड्स एंड सर्विसेज पे वो खर्च करता है। तो मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम से जो बड़ा एरिया है इनकम और एक्सपेंडिचर का, उसकी कवरेज हो जाती है। लेकिन इसकी डीमेरिट कब हो जाएगी, अगर ये मल्टीपल टैक्सेशन, एक साथ हम कई प्रकार के कर लगा रहे हैं और वो जो कर का भार है वो बहुत ज्यादा लोगों पर पड़ रहा है, एक्सेसिव टैक्सेशन हो रहा है। अपनी आय का वो बहुत बड़ा हिस्सा अगर टैक्स के रूप में दे रहे हैं इन डिफरेंट टैक्सेस के माध्यम से, तो ये लॉन्ग रन में इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। इससे कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं कंज्यूमर्स भी और प्रोड्यूसर्स भी। तो मल्टीपल टैक्सेशन तो ठीक है, लेकिन एक्सेसिव टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, अत्यधिक कर भार लोगों पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड डिग्रेसिव टैक्सेस। अब इनको वन बाय वन समझते हैं। प्रोपोर्शनल टैक्स का मीनिंग क्या होता है, आनुपातिक कर। Proportional tax implies that the rate of tax does not change with the change in income. इनकम में चेंज होने पर जो टैक्स का रेट है वो नहीं बदल रहा है। सभी को एक समान, अगर 5% टैक्स पे करना है तो गरीब को भी उतना ही करना है, अमीर को भी उतना ही करना है। ये देखिए, इस बात को आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये टैक्स बेस है हमारा एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर आपका टैक्स रेट है। टैक्स रेट सभी के लिए समान है। ये टैक्स बेस हमारा इनकम कितना भी हो सकता है, लेकिन सबको समान उसका एक हिस्सा, 5%, 10%, 20%, सभी को अपनी आय का एक समान प्रोपोर्शन कर के रूप में देना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख लेंगे। इस प्रकार का जो टैक्सेशन सिस्टम होता है उससे कर का भार गरीब व्यक्ति को अधिक सहन करना पड़ता है। उसका जो त्याग होता है गरीब व्यक्ति का वो ज्यादा होता है, उस पर बर्डन ज्यादा पड़ेगा और अमीर पर कम पड़ेगा। और इस टैक्सेशन सिस्टम की एक बात, जो मेरिट हम कह सकते हैं कि सिंपल है, सभी को समझना आसान है, लेकिन इसकी डीमेरिट्स बहुत ज्यादा हैं। एक तो इससे जो सरकार के उद्देश्य हैं, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी का उद्देश्य होता है कि टैक्स रेवेन्यू में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसके माध्यम से बहुत ज्यादा गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पाती है। और दूसरा जो पर्पस होता है कि आय और धन की असमानता को कम करना, और इसकी मदद से आय के वितरण में
कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। दिस टैक्स हैज नो इफेक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी। आय के वितरण पर, पुनर्वितरण पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि असमानता में कमी नहीं आ पाती है। और उल्टा जो इसका रियल बर्डन है वो गरीब पर ज्यादा पड़ता है, अमीर पर कम पड़ता है। तो ये हमारा है प्रोपोर्शनल टैक्स। एक समान अनुपात पर सभी से टैक्स लिया जाता है। उनकी आय का एक समान हिस्सा, वो कुछ भी हो सकता है, 10%, 20%, वट एवर इट मे बी। नेक्स्ट है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स। नाम से ही पता चल रहा है प्रोग्रेसिव, मतलब जैसे जैसे इनकम में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे टैक्स रेट भी इंक्रीज होता जाएगा। ये देखिए, इसका फिगर देखिए पहले आप। देखो, जैसे जैसे टैक्स बेस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे टैक्स रेट भी इंक्रीज हो रहा है। इसको हम कहेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स। इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स implies that the rate of tax increases with an increase in income। आय में जैसे जैसे बढ़ोतरी होगी टैक्स के रेट में वैसे वैसे बढ़ोतरी होती जाएगी। एग्जाम्पल आप बुक से देख लेंगे। इंडिया में भी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को अपनाया जाता है। ये देखिए कि जो अभी का लेटेस्ट आपका टैक्स रिजीम है उसमें हमारा क्या रहता है कि 3 लाख से कम अगर इनकम है तो टैक्स नहीं देना पड़ता है। 3 से 6 लाख तक है तो 5% टैक्स रेट होगा। 6 से 9 लाख तक है तो 10%। 9 से 12 लाख तक है तो 15%। और 12 से 15 लैक्स के बीच में अगर इनकम है तो 20%। और 15 लैक्स के अबाव 30%। ये भी आप अपने आंसर शीट में लिख सकते हैं, उससे अच्छा इंप्रेशन रहेगा। ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स है इससे क्या होगा, आय के वितरण में समानता लाई जा सकती है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो ज्यादा अमीर लोग हैं उन पर जो कर का भार है वो अधिक पड़ रहा है। यहाँ पर हमें ये इस बात से भी मैच करता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है लोगों की कैपेसिटी बढ़ती है टैक्स देने की, और उनसे उतना ही टैक्स ले लेना बेहतर होगा, क्योंकि अमीर को अगर टैक्स देना पड़ रहा है तो उसका सेक्रीफाइस अधिक नहीं होता है गरीब के बजाय। और उस आय को, उस टैक्सेशन सिस्टम की मदद से अर्जित आय को सरकार क्या कर सकती है, गरीबों के कल्याण पर खर्च कर सकती है। तो ये इस टैक्सेशन सिस्टम की बहुत बड़ी विशेषता है कि इससे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाता है, अगर सरकार ईमानदारी से कार्य कर रही है तो। रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में हम क्या कह रहे हैं, ये जस्ट ऑपोजिट है प्रोग्रेसिव के। जैसे वहां पर हमने क्या कहा था कि आय जैसे जैसे बढ़ती जा रही है टैक्स रेट वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे उसका ऑपोजिट है। रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम implies that the rate of tax decreases with the increase in income। आय जैसे जैसे बढ़ती है टैक्स का जो रेट है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो ये तो बेहतर नहीं है। ये देखिए, जैसे जैसे जो अमीर लोग हैं उनसे कम टैक्स लिया जा रहा है और जो गरीब लोग हैं उनसे अधिक टैक्स लिया जा रहा है, तो ये सिस्टम तो सही नहीं होता। ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि दिस सिस्टम इज अनजस्ट एंड इम्प्रॉपर। ये जो सिस्टम है न्याय संगत बिल्कुल भी नहीं है, इम्प्रॉपर है। इट इंक्रीजेस इन इनइक्वालिटी, इससे तो उल्टा असमानता और बढ़ रही है। जो बर्डन ऑफ सॉल्ट टैक्स एज इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज मोर ऑन पुअर देन द रिच। ये एग्जांपल है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट टैक्स लगाया था उसका भार गरीब व्यक्तियों पर अधिक पड़ रहा था अमीर की बजाय। तो ये सिस्टम सही नहीं है, क्योंकि उससे असमानता बढ़ रही है। ये कब सही हो सकता है, इट कैन बी यूजफुल ओनली व्हेन the government wants that the consumption of harmful goods by the poor people should be checked and controlled। जो हार्मफुल वस्तुएं हैं जैसे कि शराब है और जो हानिकारक वस्तुएं हैं, अगर उनके कंजम्पशन को गवर्नमेंट कम करना चाह रही है तो ये ठीक है, अदरवाइज इससे तो असमानता और अधिक बढ़ेगी। तो ये आपका रिग्रेसिव टैक्स के बारे में हमने समझा। अभी तक हमने प्रोपोर्शनल टैक्स को समझा है, प्रोग्रेसिव टैक्स को समझा है और रिग्रेसिव टैक्स को समझा है। अब नेक्स्ट आपका आता है डिग्रेसिव टैक्स। ये जो
डिग्रेसिव टैक्स है, ये प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। हम क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है एक लिमिट तक, तो उसके साथ टैक्स रेट बढ़ रहा है। ये क्या हो गया? प्रोग्रेसिव टैक्स। कि जैसे जैसे आय बढ़ रही है टैक्स रेट बढ़ रहा है, लेकिन एक लेवल पर आने के बाद वो क्या हो जाता है? प्रोपोर्शनल हो जाता है। जैसे हमने इंडियन सिस्टम में भी समझा कि 15 लाख से ऊपर इनकम होते ही सभी को कितना 30% जो है इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। ये देखिए, तो अब इससे ऊपर चाहे 15 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, कितनी भी है, सभी को 30% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया डिग्रेसिव टैक्स। ये किसका कॉम्बिनेशन है? प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल, दोनों प्रकार के टैक्सेस का कॉम्बिनेशन है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है एड वेलोरम एंड स्पेसिफिक टैक्सेशन। एड वेलोरम को हम क्या कह सकते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स। ये शुरुआत कब हुई? 1986 में एल के झा कमेटी की रिकमेंडेशन पर ये मोड वेट स्टार्ट हुआ। मोड वेट की फुल फॉर्म है मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसकी शुरुआत हुई और इसके बीच में एक हमारा 1994 में सर्विस टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया गया, और सेनवेट आया आपका सेंट्रलाइज्ड वैल्यू एडेड टैक्स 2004 में। ये रेफरेंस भी आप दे सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स, आपने वैल्यू एडिशन को समझ लिया था थर्ड सेमेस्टर में। हमारे प्रोडक्शन की स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज में वैल्यू एडिड होती जाती है। तो जितना वैल्यू ऐड हो रहा है उस पर टैक्स लगाया जाता है। ये इसकी हिस्ट्री दी हुई है। सबसे पहले 1954 में फ्रांस में इंट्रोड्यूस हुआ। 1967 में ये जो यूरोपियन यूनियन है, इसको पहले हम क्या कहते थे? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, वहां पे स्टार्ट हुआ। और इंडिया का मैंने आपको बता ही दिया कि 1986 में। ये आप इसकी ब्रीफ हिस्ट्री बता देंगे, देन आप डिफाइन कर देंगे। ये क्या होता है? वैल्यू एडेड और एड वेलोरम टैक्स इज सच एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन वैल्यू एडेड एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और ये वेरियस जो स्टेजेस होती हैं प्रोडक्शन पर, उनमें जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, मूल्य वृद्धि हो रही है, उस मूल्य वृद्धि पर ये टैक्स लगाया जाता है। तो इसको हम क्या समझ सकते हैं? वैल्यू एडिशन को निकालने के लिए हम क्या करते थे कि जो टोटल सेल्स हैं उसमें से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते थे। जो कॉस्ट ऑफ, अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाना है और उसके लिए हम इंटरमीडिएट गुड का यूज कर रहे हैं, ये आप थर्ड सेमेस्टर में समझ चुके हैं। तो जो फाइनल सेल हो रही है उसमें से हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? वैल्यू एडिड का मतलब क्या है? जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल सेल है उस पर जो टैक्स लगाया जा रहा है। और जो हमारी फाइनल सेल्स होती हैं, क्योंकि हम जो जीडीपी के कैलकुलेशन में केवल फाइनल गुड्स को ही लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड को नहीं लेते हैं, तो ये हमारा जो फाइनल गुड्स हैं, फाइनल सेल्स हैं, उन पर टैक्स लगाया जाता है। और उत्पादन की प्रत्येक जो हमारी स्टेज है उसमें जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, उतना ही उस वैल्यू एडिड करने वाले प्रोड्यूसर को वो पे करना होता है। ये नहीं है कि बार बार पे करना पड़ेगा। जो हमें कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसमें से माइनस करनी होगी। जो फाइनल सेल्स हैं या जो फाइनल गुड्स हैं उन पर ही टैक्स देना होता है। बार बार ये बताया हुआ है, वैल्यू एडेड इज मार्केट वैल्यू ऑफ सेल्स माइनस परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। मतलब जो हमारे रॉ मटेरियल्स या इंटरमीडिएट गुड्स जो यूज हुए हैं, उनको जब हम टोटल जो वैल्यू है उसमें से माइनस कर देते हैं, तो जो हिस्सा है केवल मूल्य वृद्धि का, उस पर ही टैक्स लगाया जाता है। बार बार पे नहीं किया जाता है। तो ये अगर संघीय सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, तो फेडरल अगर जैसे हमारे इंडिया में है, स्टेट भी है और सेंटर भी है, तो ये डिफरेंट प्रकार से लगाया जा सकता है। सेंट्रल लेवी, सरकार जो केंद्रीय सरकार है वो भी लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लगा सकती है, और दोनों मिलके भी लगा सकते हैं।
लेकिन अगर जब दोनों लगा रहे हैं तो दोनों का जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी क्लियरली डिफाइंड होगा, ताकि किसी प्रकार के क्लैशेस ना हो। उसमें से एक जो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वन ऑफ इट्स वेरियस फॉर्म्स क्या हो सकती है, is that the center regulates the operation of VAT from the stage of initial production to the stage of final sale of the goods। जो शुरुआत की स्टेज है और फाइनल स्टेज के बीच में जो भी हमारा वैल्यू एडिशन हो रहा है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, और द टैक्स रेवेन्यू एट द स्टेज ऑफ फाइनल सेल इन द होलसेल मार्केट, जो फाइनल सेल है उस पे कौन लगा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो भी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, दोनों का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, वो क्लियरली डिफाइंड होगा अगर ड्यूअल वेट लगाया जा रहा है। मतलब ड्यूअल वेट का मतलब कि केंद्र सरकार भी लगा रही है और राज्य सरकार भी अगर लगा रही है तो दोनों का एरिया जो है वो डिफाइंड होगा। अब जो वैट है ये हमें पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, और वैट को ही रिप्लेस कर दिया गया जीएसटी के द्वारा। और जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ, जुलाई 1 2017। जीएसटी के ऊपर जो वीडियो है वो मैं आपको पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे आप जीएसटी के बारे में भी बताएंगे। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक टैक्सेशन सिस्टम। स्पेसिफिक टैक्स का मतलब क्या होता है कि किस पर लगाया जाता है, लेविड ऑन द वेट ऑफ द कमोडिटी। ये या तो उस वस्तु के वेट पर लगाया जा सकता है, उसके भार पर लगाया जा सकता है, जैसे 1 केजी, 2 केजी, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, उसके आधार पर, या साइज के आधार पर कि कितना मीटर है। कोई भी मतलब हमारी मेजरमेंट की यूनिट हो सकती है, या उसको हम क्वांटिटीज में गिन रहे हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो ये हमारा किसके आधार पर लगाया जाता है, जैसे कोई भी आधार हो सकता है, वेट के आधार पर, साइज के आधार पर, यूनिट के आधार पर ये टैक्स लगाया जाता है। ये हो गया हमारा स्पेसिफिक टैक्स। दिस टैक्स हैज द मेरिट ऑफ बीइंग कन्वीनियंट एंड सिंपल। इसकी मेरिट क्या है कि कन्वीनियंट है, आसान है लगाना, और सिंपल है। बट इट्स डीमेरिट इज दैट इट्स इफेक्ट इज लेस ऑन द रिच एंड मोर ऑन द पुअर। इसकी भी डीमेरिट क्या है कि इसका जो भार है वो रिच पर, जो रियल बर्डन है रिच पर कम होगा और पुअर पर अधिक होगा। जो स्पेसिफिक टैक्स है, पहले तो आपको समझना है किस पर लगाया जाता है। ये किसी भी कमोडिटी के वेट पर, साइज पर और यूनिट्स के आधार पर लगाया जा सकता है। इसकी मेरिट और डीमेरिट के बारे में आप बता देंगे। अब लास्ट है हमारा फोर्थ जो वे है डिफरेंट टाइप के टैक्सेस को बताने का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस क्लासिफिकेशन का फोर्थ जो नजरिया है हमारा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, ये वो टैक्स होते हैं विच इज बोर्न बाय द पर्सन ऑन whom इट इज लेविड। जिस पर ये लगाए जाते हैं उसी को इसका भार सहन करना पड़ता है। जैसे कि हमारा इनकम टैक्स, ये टैक्स क्या होते हैं, डायरेक्टली लोगों पर लगाए जा सकते हैं, लगाए जाते हैं। जैसे इनकम टैक्स है, जिसको इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है उसका करापात और कराघात दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ते हैं, इसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है हमारा, जो हमारा एक्सपेंडिचर पर लगाया जाता है, जिसमें हमारा जो कर का भार होता है वो किसी अन्य व्यक्ति पर, इसको इसको गवर्नमेंट को कौन पे करता है, जैसे शॉपकीपर्स या जो सेलर्स होते हैं वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। इनिशियल बर्डन किस पर होता है, जो सेल करता है उस पर उसका प्रारंभिक भार होता है, लेकिन जो उसका वास्तविक भार किसको उठाना पड़ता है, कंज्यूमर्स को उठाना पड़ता है। उसका कितना हिस्सा कंज्यूमर उठाएगा और कितना हिस्सा जो सेल करने वाला है वो उठाएगा, वो डिपेंड करता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पर। इसके बारे में आपकी नेक्स्ट चैप्टर की जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर की हुई है, वो अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस का। तो यहाँ पर जो हमारा होता है ये डायरेक्टली व्यक्तियों पर नहीं लगाया जाता, ये वस्तुओं पर लगाया जाता है, लेकिन इसका वास्तविक भार व्यक्तियों पर इनडायरेक्टली पड़ता है। ये इसके एग्जाम्पल क्या है, सेल्स टैक्स बिक्री कर, एक्साइज ड्यूटी जो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उन पर जो कर लगाया जाता है, कस्टम ड्यूटी जो वस्तुएं बॉर्डर क्रॉस करती हैं, इंटरनेशनली सेल की जाती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाती हैं, तो उन पर जो टैक्स लगाया जाता है वो कस्टम ड्यूटी है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के।
तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर यूजुअली डिफाइंड एज टैक्सेस दैट आर लेविड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं, एंड दस ओनली इनडायरेक्टली ऑन पीपल। जो लोगों को उनका भार सहन करना पड़ता है वो इनडायरेक्टली होता है। ये कर किस पे लगाए जाते हैं? वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं, लेकिन उसका जो रियल बर्डन है वो तो व्यक्ति को ही सहन करना पड़ता है। इनको पे कौन करता है? इनको पे शॉपकीपर करते हैं, सरकार उनसे कलेक्ट करती है, लेकिन उसका वास्तविक भार किस पर कितना पड़ सकता है वो हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की मदद से। तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में हमने जाना, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी आप जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो भी हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए ही है। तो उसका रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये आज हमने किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस या क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।